अच्छा, ये ओडोंटोजेनिक क्यों खतरनाक होती है? देखिए, जो ओडोंटोजेनिक सिस्ट है ना, ओडोंटोजेनिक वर्ड आपको खुद बता रहा है कि ये बोन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जब कोई सिस्ट ऐसी हो जो कि आपकी बोन को अंदर से खाना स्टार्ट कर दे, बोन को ख़त्म करने लग जाए, तो वो एक ख़तरनाक चीज़ है। ओपीजी हर उम्र के बच्चे के लिए होता है या सिर्फ बड़ों के लिए होता बहुत छोटा बच्चा आ गया हमारे पास, 2 दिन का बच्चा है, तो वो एक्स-रे तो करा ही नहीं सकता, तो उनके लिए भी हम ओपीजी सजेस्ट करते हैं। है? ओपीजी पर कौन से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हमेशा शनाख्त करने चाहिए? अब हमारे पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर जो कंट्रीज़ है उसमें एक डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है और वो फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और वो हमने कमेंट नहीं दिया। वो दांत उस पेशेंट को इशू कॉज करता है, तो बाहर के मुल्क में वो पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ जाके इस बात पे जो है केस भी कर सकता है, नाराज़ भी हो सकता है कि एक चीज़ थी आपके नॉलेज में तो आपने मुझे क्यों नहीं गाइड की। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। एक बार फिर आपको पॉडकास्ट के अंदर कैसर खान खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपीजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। तो आज आप ओपीजी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। जी बिल्कुल। चलें, पहला सवाल हम करते हैं। ओपीजी को स्कैनिंग रेडियोग्राफी क्यों समझा जाता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओपीजी होता क्या है। लाइक जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सम टाइम हम पेशेंट को एक बड़ा एक्सरे जो है हम सजेस्ट करते हैं। लेमैन में अगर आपने कहूँ एक्सरे, तो उसे हम ओपीजी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आया है, कोई छोटा बच्चा है या किसी भी वजह से हम बहुत सारे दांतों को बार बार एक्सरे नहीं करना चाह रहे, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप एक ओपीजी करा के ले आएं। ओपीजी हमें एक वाइड पिक्चर देता है कि उसमें एक ही आपके जो रेज होती है, पूरा आपके सारे दांतों की एक पिक्चर आ जाती है। ओपीजी में आपके 1 to ऑल सारे के सारे दांत होते हैं। इसके अलावा बेसिक और स्ट्रक्चर्स भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। हम ओपीजी में हैं, हमें नेज़ल बोन भी नज़र आ रही होती है, साइनस फ्लोर भी नज़र आ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ नर्व कैनाल्स होती हैं, कुछ नर्व्स फोरामेन्स होते हैं। इसके अलावा टीएमजेज होते हैं, कोंडाइल्स होते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ओपीजी में एज अ होल नज़र आ रही होती हैं। तो जब कभी हमारे पास कोई पेशेंट आए जिसमें हमें ये ज़रूरत हो कि हमें अब एज अ होल पूरी जॉ को देखना है, तो फिर हम एक एक दांत का एक्सरे नहीं करते, फिर हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ओपीजी करा लें, ताकि एक तो पेशेंट को मल्टीपल हम एक्सरे जो रेज होती हैं उससे बचा लें, और दूसरा ये है कि उसमें हमें सारे दांत नज़र आ जाते हैं। प्लस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सरे से डरे होते हैं, तो ओपीजी जो है वो थोड़ा ईजी है कराना, तो हम फिर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ओपीजी जाके करा लें। ओपीजी हर उम्र के बच्चे के लिए होता है या सिर्फ बड़ों के लिए होता है? ओपीजी हर उम्र में कराया जा सकता है, लेकिन जब पेशेंट के मुंह में दांत हों। लाइक अगर एक बहुत छोटा बच्चा आ गया हमारे पास, 2 दिन का बच्चा है, तो वो एक्सरे तो करा ही नहीं सकता, तो उनके लिए भी हम ओपीजी सजेस्ट करते हैं। अगर उनके मुंह में कोई ऐसा दांत है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके मुंह में पैदा होते ही एक दांत होता है, तो उसको हम चेक करने के लिए भी ओपीजी करा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि ये जो बहुत छोटी स्टेजेस हैं, इसमें इतनी ज़्यादा रेस के साथ बच्चे को एक्सपोज ना किया मतलब जाए। है कि बच्चे अगर दूध के दांत हो वो उसमें ओपीजी हो सकता है? बिल्कुल, जब एक बच्चा आता है इस स्टेज पे कि चाहे तो उसके सारे के सारे दूध के दांत है, 4 साल का है बच्चा, तो भी आप ओपीजी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते सम टाइम, और वो डरते हैं जब उनके मुंह में हम जो है सेंसर रखें एक्सरे के लिए। तो जब तक आप प्रॉपर एक दांत की एनाटॉमी को नहीं देखेंगे, तो आप कोई भी कमेंट नहीं दे सकते कि हमें इस दांत की किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर हम सम टाइम जो है ना अपने पेशेंट को, अगर बच्चा कोऑपरेटिव ना हो, सिंगल दांत के लिए भी हम प्रेफर करते हैं ओपीजी। लेकिन अदरवाइज़ जब हमें ग्रॉसली बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है, या कुछ पैथोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें ओपीजी ज़रूरी फील होता है, जो कि हमारा एक्सरे कवर नहीं कर रहा होता है, तो हम उसमें ओपीजी सजेस्ट करते हैं। उसमें कोई डर खौफ नहीं है, कोई आराम से, चाहे बच्चा हो कोई भी आराम से इसको करवा सकता है? इसमें ईज़िली करा सकते हैं। ओपीजी में ये होता है कि आप सीधा खड़े हो जाते हैं, ठीक है? और वो आपको स्ट्रेट खड़ा करके एक एंगल पे खड़ा करते हैं, और एक मशीन आपके इर्द-गिर्द घूमती है, ओके। और वो आराम से जो है आपके पूरे के पूरे जो दांत हैं, उनका पूरा का पूरा वो आपको एक बड़ा एक्सरे दे देते हैं।
तो उसमें जो है कंप्लाइन होता है ना, आपने बस खड़ा होना है, तो कोई डर नहीं होता। वरना जब हम एक्सरे करें तो हम एक जब सेंसर रखते हैं छोटे छोटे, हम वो पेशेंट के पास कैमरा लेके आते हैं तो उससे वैसे ही वो डर जाते हैं क्योंकि वालिदैन जो होते हैं अक्सर डर जाते हैं, पता नहीं किस किस्म का एक्सरे कहीं रेजिज ना हो, इसके अंदर ये ना हो, तो काफ़ी वो पहले तो डरते हैं। तो आप उनसे काउंसलिंग करके उनको क्लियर कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे हम हर पेशेंट पे ओपीजी पहले भी बता रही हूँ नहीं सजेस्ट करते। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी बिल्कुल एक्सरे पे होती है छोटे बच्चों के लिए। और अगर हमें ये लगे कि बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं है और हमें ट्रीटमेंट भी लाजमी देना है, तो उस केस में हम उन्हें कहते हैं कि आप इसको ओपीजी की तरफ दें। अच्छा, एक और सवाल है, ओपीजी पर कौन से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हमेशा शनाख्त करने चाहिए? देखिए, अब एक पेशेंट आया है, अब हमारे पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर जो कंट्रीज़ है उसमें एक डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है। लाइक अगर एक पेशेंट मेरे पास आया है और मैंने उनको ओपीजी कराया, ठीक है, और ओपीजी में फॉर एग्जांपल वो मेरे पास किसी दांत का मसला लेकर आए थे रूट कैनाल के लिए, और हमने करा लिया, और हमने सिर्फ उस दांत को उनको ये कमेंट दे दिया कि ठीक है इसकी रूट कैनाल होगी, इस पर क्राउन लगेगा, या इसकी रूट्स ठीक हैं, इसके नीचे कोई मसला नहीं है। लेकिन उसी तरह से दूसरी साइड पे एक दांत था जो कि इन्फेक्शन में पड़ा हुआ था, जो पूरा नहीं निकला, ठीक है, और वो फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और वो हमने कमेंट नहीं दी, चाहे हमने पेशेंट उस मकसद के लिए आया भी नहीं था। और अगर फ्यूचर में वो दांत उस पेशेंट को इशू कॉज करता है, तो बाहर के मुल्क में वो पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ जाके इस बात पे जो है केस भी कर सकता है, नाराज़ भी हो सकता है कि एक चीज़ थी आपके नॉलेज में तो आपने मुझे क्यों नहीं गाइड की। अच्छा। तो इसीलिए अगर आप ओपीजी अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो फिर प्रॉपर आपको सारी की सारी फाइंडिंग्स अपने पेशेंट के साथ शेयर करनी चाहिए कि आपकी जो है ना ये चीज़ें हैं और इसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं। चाहे वो आपके पास एक कंसर्न के लिए आया है, आप ये काउंसिल करने के देखिए मेरा ये फ़र्ज़ है कि मुझे डॉक्यूमेंट ये करना है। अगर पेशेंट समटाइम पेशेंट माइंड करते हैं कि हम इस मकसद के लिए आए, आप दूसरा क्यों बता रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी फ्यूचर में वो आए तो आपके पास एक रिकॉर्ड हो, एक सबूत हो कि हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट पेशेंट खुद विलिंग नहीं था ये सुनने के लिए। तो जब हम एक ओपीजी कराते हैं तो उसमें इसीलिए बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने बहुत केयरफुली देखना होता है। आपके जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने साइनस फ्लोर देखना होता है, ठीक है, हमारे पास साइनस ट्रैक्स होते हैं, उनको देखना होता है। इसके अलावा हमारे TMJs हैं, कोंडाइल नज़र आ रहे होते हैं, कुछ फोरामेंस होते हैं इंपॉर्टेंट। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो है नीचे इंफीरियर एल्वियर जो नर्व है वो जा रही होती है, आगे मेंटल फोरामेन होते हैं। तो उसके अलावा जो दांत हैं इन्फेक्शन में पड़े हैं, तो वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं, और नेज़ल बून भी नज़र आती है सम आपको ओपीजीज़ में, यहाँ तक कि ज़ाइगोमेटिक बून के साथ कुछ ओपीजीज़ में जो है ना आपको आई तक के स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं आई के। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको ओपीजी में नज़र आते हैं। तो जब आपको इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स का पता होगा, आपने सही से स्टडी किया होगा, तो आप अपने पेशेंट को भी गाइड कर सकते हैं। एक और सवाल है कि नॉर्मल ओपीजी पर नॉर्मल एनाटॉमी को पैथोलॉजी के तौर पर कैसे समझा जा सकता है? देखिए, अब एक पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है, अब अगर जो ओपीजी है ना वो हमने कुछ चीज़ों के लिए कराना है। अब हर चीज़ के लिए हम उसको नहीं कंसीडर कर सकते। सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम ओपीजी लेते हैं तो यहाँ हमारे पीछे जो है ना सर्वाइकल बून भी पड़ी हुई है, तो उनका एक अपना स्ट्रक्चर है। तो वो इस तरीके का जेंट वो स्ट्रक्चर पेश करते हैं कि सम टाइम हमें वो फ्रैक्चर की तरह शो होता है। अगर हमारे यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं, स्टाइलोहाइड लिगामेंट्स, अगर वो कैल्सिफाइड हो तो वो भी हमें जो है ना एक फ्रैक्चर के तौर पे हमें वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरीके से सम टाइम जब हम अगले एरिया का देख रहे होते हैं, यहाँ पे मेंटल फोरामेन गुजर रहे होते हैं, तो वो हमें पेरी एपिकल्स पे जो हमारे कुछ इन्फेक्शन होते हैं उसके तरीके से हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो जब जिन चीज़ों में हमें डिटेल चाहिए, मतलब कि आप कहेंगे जूम करके हम एक एक दांत को देखना चाहते हैं, तो उसमें हम 100% पेरी एपिकल एक्सरे जो होते हैं उसकी तरफ जाएंगे, या बाइट विंग एक्सरेज होते हैं उनकी तरफ जाएंगे। उसके लिए कभी भी हम ओपीजी सजेस्ट नहीं करेंगे। तो सम टाइम ओपीजीज में जो चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से शेडोज़ एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये गलत फाइंडिंग तो नहीं है। तो जो डिटेल चीज़ें हैं, डिटेल फाइंडिंग के लिए हम हमेशा जो है डिटेल पेरी एपिकल्स ही सजेस्ट करते हैं। ओपीजीज हम बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज़ को देखने के लिए,
या हमें TMJ से कुछ इश्यूज़ वगैरह देखने हैं, या फिर हम कोई इम्प्लांट्स वगैरह प्लान कर रहे हैं, उसके हमने देखना है कि हमारा जो नीचे से नर्व पास कर रही है उसके साथ क्या रिलेशनशिप पड़ा हुआ है, या तो हमारे जो ऊपर हैं मैक्सिला में हम इम्प्लांट करें तो उसमें हमारी जो साइनस फ्लोर है उसकी कितनी लेंथ है। इस वजह से अगर कोई पेशेंट है हमारे पास दांत निकलवाने के लिए आना चाह रहे हैं तो उसमें हम उनके जो विजडम है उनकी हम इम्पेक्शंस या उनके एंगल्स को देख रहे होते हैं, उनका रिलेशनशिप देख रहे होते हैं नर्व्स के साथ कि किस एंगल्स पे पड़े, किस रिलेशनशिप पे पड़े, वेदर ये सेफ़ हैं, नॉर्मल एक्सट्रैक्ट हम करेंगे या हम सर्जिकल एक्सट्रैक्ट करेंगे। जी, इसी तरीके से देखें, मैं जैसे पहले आपके साथ किया, अब हम पेशेंट के केस में जब हमने थर्ड मोलर जो विजडम टूथ है एक्सट्रैक्शन करनी होती है, हम नॉर्मल एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो इतना पीछे होता है कि जैसे आप अगर केयरफुली ना करें तो पेशेंट को जैसे आप सेंसर रखेंगे उल्टी आने लग जाती है, गैग रिफ्लेक्स होने लग जाते हैं। उस वजह से भी फिर हमें OPG सजेस्ट करना होता है। और एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा फिर हमें नर्व का रिलेशनशिप लाजमी देखना है आपके थर्ड मोलर के साथ, तो उस केसेस में भी हम OPG वगैरह सजेस्ट करते हैं। क्या OPG पर कैरीज की दुरुस्त तशखीस मुमकिन है? नहीं, क्योंकि देखिए एक पेशेंट हमारे पास आया है और वो OPG लेकर आया है, ठीक है, और उस केस में मैंने नहीं कहा है कि अभी बिल्कुल जो कैविटीज़ हैं वो स्टार्ट में हैं, अभी उन्होंने इनेमल को और डेंटिन को भी उधर तक वो कैविटीज़ हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई OPG पे नहीं कर सकेंगे। अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसकी कैविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई हैं और वो आपके जो है नर्व वहाँ तक पहुँच गई हैं, तो उस केस में मतलब कि एक लीजन बहुत बढ़ चुका है, उस केस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वरना जब कभी भी हमें कैविटीज़ को देखना है तो हम बाइट विंग या फिर पेरिएपिकल पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है हमें फाइनल असेसमेंट में OPG कैरीज़ के सिलसिले में हेल्प आउट नहीं करता। OPG पर पेरोडोंटल बोन लॉस कैसे इवेल्युएट की जाती है? अब देखिए एक पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है, OPG अपना लेकर। सबसे पहले तो बात ये है कि OPG पे आपको जो भी चीज़ नज़र आएगी वो आप एक प्लेन में देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ को 3D में नहीं देख रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा बोन लॉस है जो हॉरिजॉन्टल है वो आपको नज़र आएगा, लेकिन वर्टिकल बोन लॉस जो है आपको इतनी अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो आपको जो बहुत ज़्यादा स्फेयर के स्टेजेस में जाएगा तो बोन लॉस नज़र आएगा। वो भी नज़र आएगा जी, बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में, मतलब बहुत जब प्रोग्रेस कर गया तब। तो जब हमने बोन लॉस वगैरह देखना होता है तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं CBCT, ताकि हमें अच्छे तरीके से जो है 3D डायरेक्शन में हमें पता चल जाए कि बोन लॉस क्या है और पेशेंट कितना जो है, क्योंकि देखिए आपने OPG करा लिया, आपने देख लिया, आपको पता ही नहीं है फाइंडिंग का, पेशेंट से कह रहे नहीं आपकी बोन बहुत अच्छी है, हालांकि शायद वर्टिकल उनके बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो गया और आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इसीलिए डिफरेंट फाइंडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक फाइंडिंग के साथ आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। पेरिएपिकल भी बहुत ज़रूरी है और साथ में CBCT भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप एक पेशेंट आपके पास OPG लेकर आया है तो उसमें जो है ना आपको हमारी बोन की डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं, तो अगर आप उसको सिर्फ OPG पे देखेंगे ना तो वो आपको कहीं हैवी बोन होगी तो वो आपको रेडियो मतलब इतने अच्छे तरीके से विजिबल आपको बोन की डेंसिटी नहीं कर पाएगा। तो आप जब बोन की डेंसिटी भी देखना चाहें कि कैसी अच्छी बोन है इम्प्लांट वगैरह के लिए, तो भी CBCT हम सजेस्ट करेंगे ताकि हम पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट प्लान दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या OPG से जॉ फ्रैक्चर डिटेक्ट की जा सकती है? जी बिल्कुल किए जा सकते हैं, अगर बहुत बड़े बड़े फ्रैक्चर्स हों तो। अगर कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर हो तो उसके लिए फिर हम CBCT सजेस्ट करते हैं। OPG एक्सट्रैक्शन प्लानिंग में कैसे मदद करती है? एक्सट्रैक्शन प्लानिंग में OPG बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेसिक तो सबसे ज़्यादा हेल्प OPG इसी में करता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है, और हम उसके दांत को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम OPG अगर कराएंगे तो हमें उस जो दांत होगा उसकी रूट की एनाटमी का पता चल जाएगा। नंबर 1 हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी जो रूट्स हैं वो सीधी पड़ी हुई हैं या टेढ़ी पड़ी हुई हैं, उसकी रूट्स नॉर्मल हैं या बहुत ज़्यादा उसके इर्द-गिर्द हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जो हमारी रूट होती है ना, उसके अगर नीचे एंड पे कोई बहुत ज़्यादा बल्कि बोन टाइप स्ट्रक्चर हो तो उसकी वजह से दांत को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उन स्ट्रक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो रूट है वो नर्व के साथ कनेक्शन में है तो उस केस में जो हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उनको देखने में OPG हेल्प करता है। फिर आपकी जैसे विजडम टूथ आ गए, उनकी किस एंगल पे पड़े हुए हैं, इन्फेक्शन में पड़े हुए हैं, किस डिग्री पे पड़े हुए हैं, उनका नर्व के साथ क्या रिलेशनशिप पड़ा है, इन सब के बहुत हेल्पफुल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दांत ऐसा है जो आप निकालने की कोशिश करें लेकिन नहीं निकल रहा
और उसमें भी ये हेल्प आउट करता है कि कोई ऐसी सिस्ट तो नहीं पड़ी हुई, कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं पड़ा हुआ, कोई ऐसा ग्रेनुलोमा तो नहीं पड़ा हुआ जो इसकी एक्सट्रैक्शन को, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो इसकी एक्सट्रैक्शन को कॉम्प्लिकेशन में लेके जा रहा है। तो जब हम ओपीजी को देखते हैं तो ओवरऑल हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग ही डिफरेंट हो जाती है। लाइक अगर एक दांत है जिसको हम रूटीन में नॉर्मल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमारी जो है प्लानिंग चेंज हो जाएगी। हम उसको सर्जिकल रिमूव करेंगे, हम उसको 2 हिस्सों में बाइसेक्ट कर देंगे, हम डिफरेंट तरीके से उसका फिर प्लानिंग करेंगे। तो इस लिहाज से ओपीजी काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। ओपीजी को इम्पैक्टेड थर्ड मोलर के असेसमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए? अब हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है। सबसे पहले ओपीजी इस तरीके से हेल्पफुल है कि हम लोग उनका नॉर्मल एक्सरे करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। पेशेंट को फोबिया है और उनको डर लगता है एक्सरे से। इसके अलावा जो है दांत बहुत पीछे है, पेशेंट की लिमिटेड माउथ ओपनिंग है, या फिर पेशेंट की विजडम की वजह से वैसे ही इन्फेक्शन है, पेन है, वो मुंह नहीं खोल पा रहा। तो हम कैसे बताएं, देखें और फाइंड आउट करें कि दांत सीधा पड़ा है, उल्टा पड़ा है, निकालना है, नहीं निकालना उन केसेस में। या फिर अगर हम एक्सरे परफॉर्म करने की कोशिश करें और पेशेंट को बार बार गैग हो रहा है इन केसेस में। या फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम अपना एक्सरे कर पा रहे हैं लेकिन पूरा प्रॉपर हमें रूट्स की एनाटमी नहीं आ रही है, हमें रूट्स का और उसकी नर्व के साथ जो है एंगल नज़र नहीं आ रहा, रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा। तो इस केसेस में जो है हमारे जो ओपीजी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, इम्प्लांट प्लानिंग में ओपीजी का क्या किरदार है? जब हम इम्प्लांट प्लान करते हैं तो ओपीजी हमें लिमिटेड जो है वो हेल्प करता है। बेसिक हमें अगर अच्छे तरीके से इम्प्लांट लगाना है तो हम सीबीसीटी की हेल्प लेते हैं। ओपीजी में हमें बेसिक चीज़ों का पता चल जाता है, हमें वर्टिकल जो है या हमें इम्प्लांट कितनी लेंथ का लगाना है ये पता चल जाता है। हमें ये पता चल जाता है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, इंफीरियर एलिमेंट नर्व है जा रही है, हमारे फोरामेंस हैं, मेंटल फोरामेंस हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है साइनस ट्रैक है, उनका क्या रिलेशनशिप पड़ा है, कितनी बोन है, डेंस बोन है, हार्ड बोन, सॉफ्ट बोन है, लेस डेंस बोन है। उस लिहाज से हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हम लोगों को किस लिहाज से अपना इम्प्लांट करना है, हमें बोन ग्राफ्ट करने हैं नहीं करने हैं। इन चीज़ों में जो है ओपीजी हमें हेल्प करता है एक डायमेंशनल में। लेकिन जब अगर हमने 3D देखनी है, देखिए हमने लेंथ फाइंड आउट करी कितनी लेंथ का हमें इम्प्लांट लगाना है, हमने देख लिया स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ किस किस लाइन में पड़े। हम एक अगर 13 mm पे पड़ा है तो हम 12 mm आराम से इम्प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन जब हमने इम्प्लांट को पूरी बोन की थिकनेस भी देखनी है, हमने जो है फुल देखना है कि कितना हमें विड्थ में इम्प्लांट चाहिए, क्या दूसरे दांत के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उस लिहाज से फिर हमें सीबीसीटी की जरूरत पड़ती है। क्या ओपीजी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ओपीजी हमारे काफ़ी हेल्पफुल होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में। लाइक कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो हम लाजमी उनसे 2 टेस्ट करवाते हैं, एक ओपीजी करवाते हैं और दूसरा लैटरल स्टेप कराते हैं। ओपीजी में क्या होता है कि हम पेशेंट की देख रहे होते हैं कि एक नंबर 1 जब हम ओपीजी कराते हैं तो हमें पेशेंट की एज का पता चल जाता है कि कौन से दांत जो हैं वो आ रहे हैं या पूरे दांत निकल चुके हैं। या फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ऐसा आया है जिसमें दांत तो सारे गिर चुके हैं लेकिन पूरे तरीके से आए नहीं हैं, तो उसमें हमें इन्फेक्शंस का पता चल जाता है कि कौन कौन से दांत जो हैं कैनाइन इम्पैक्टेड तो नहीं पड़े हुए। या फिर इस तरह होता है कि समटाइम दूध के दांत नहीं गिर रहे होते और बच्चे की एज ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ओपी की मदद से हेल्प से पता चल जाता है कि दांत मिसिंग तो नहीं है, कि वो आए ही नहीं। तो उस केसेस में हम दूध के दांत नहीं निकालते। तो ऑर्थो के ट्रीटमेंट में हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसके अलावा हमने बोन की हेल्थ देखनी होती है, हॉरिजॉन्टल बोन लॉस तो नहीं हो रहा, वर्टिकल बोन लॉस तो नहीं हो रहा, बोन स्ट्रॉन्ग है, दांत कितना बोन के अंदर है, कितना % बोन लॉस हो चुका है, ओवरऑल जो है दांत की गेंद पेरिडोंटल लिगामेंट कितने अच्छे तरीके से हैं, उनकी वाइडनिंग तो नहीं हो गई, कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, और डिफरेंट इन्फेक्शन, और ये देखने के लिए कि सारे दांत पूरी तरीके से निकले हैं नहीं निकले। इस लिहाज से ओपीजी हमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ट्रू सिस्ट, इसके ऊपर रोशनी डालिए। अब देखिए, अब हमने एक ओपीजी कराया, ठीक है, उसमें हमें पेशेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक पेशेंट समटाइम आ जाता है या फिर हम खुद एक्सरे कर लेते हैं, हमें कोई एक एबनॉर्मल सा स्ट्रक्चर हमें एक्सरे पे नज़र आता है, तो फिर उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओपीजी कराते हैं। अगर तो ओपीजी पे हमें वो जो स्ट्रक्चर है उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही खूबसूरत एपिथेलियम, एक फुल बाउंड्री बनी हो, उसकी एक प्यारी सी कैविटी और उसके अंदर हमें फ्लूइड भी फील हो, सेमी फ्लूइड हो या ज़्यादा फ्लूइड हो, तो फिर हम इसे कहते हैं ट्रू सिस्ट है। मतलब ये वाकई में
एक ऐसी सिस्ट है, ऐसी चीज़ है जिसको निकालना ज़रूरी है। और सम टाइम ऐसे होता है कि एक जो है इन्फेक्शन चल रहा होता है, तो उसकी जो है इस तरह की एक एपिथेलियम, एक लाइनिंग नहीं होती, मतलब आप ऐसे समझें कि एक प्रॉपर बॉल सा बना हुआ होना, वो नहीं होता, तो वो फिर डेंजरस नहीं होता। लेकिन सिर्फ सम केसेस में जो है वो डेंजरस होता है और उनको निकालना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जो कि हमें ओपीजी की हेल्प से हमें पता चलता है। सिस्ट आमतौर पर पेनलेस क्यों होते हैं? देखिए, जो सिस्ट है ना, जब वो बन रहा होता है अपनी, फॉर एग्जांपल वो एक रूट की एपिक्स पे बन रहा है, तो वो बड़ी स्लो ग्रोइंग होता है और वो उसके इर्द गिर्द जो है ना बड़ी स्लो एक्सपेंशन होती है, तो जिसकी वजह से है ना ये एक पेन फ्री प्रोसीजर होता है, नहीं पता चलता कि एक सिस्ट बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और ये फिर इर्द गिर्द प्रेशर डालने लग जाता है, नर्व को प्रेशर डालता है, तो फिर पेन फील होता है। ओपीजी पर रेडिकुलर सिस्ट और पेरी एपिकल और ग्रेनुलोमा में कैसे फ़र्क करते हैं? जैसे मैं अभी आपको थोड़े पहले बता रही थी कि जो ग्रेनुलोमा है ना वो डेंजरस नहीं होता, वो इन्फेक्शन आपको बता रहा होता है कि एक दांत है उसका किसी न किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो जो सिस्ट है वो एक पैथोलॉजी है, वो डेंजरस हो सकती है। ओपीजी पे तो आपको ये एपिथेलियम लाइनिंग वगैरह शो करेंगी, दोनों आप आइडेंटिफाई इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर एक चीज़ आ जाती है कि हमने इसकी लैब करवानी है, पैथोलॉजी करानी है। तो जब हम इनके सैंपल्स लेते हैं और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजते हैं और जब उनकी रिपोर्ट आती है तब आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यस, तब आइडेंटिफाई होती है। उसमें एक बेसिक पैटर्न होता है। जो हमारी सिस्ट होती है उसमें ज़रा बड़े बड़े सेल होते हैं, जो दूसरी हमारी जो ग्रेनुलोमा टिश्यू उसमें छोटे छोटे स्मॉल सेल होते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अदरवाइज ओपीजी पे आप इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, समटाइम्स सम अल्सर्स भी, जिसमें आप खुद कंफ्यूज हों कि ये चीज़ पैथोलॉजिकल है या नहीं, तो उसमें बेहतरीन होता है कि आप उसकी जो है पैथोलॉजिकल लैब में भेज के उसकी बायोप्सी चेक करा लें, ताकि डॉक्टर भी रिलैक्स हो जाए और पेशेंट भी, उसके पास एक विजन आ जाए कि ये चीज़ सेफ होगी। और सवाल है कि ये डेंटिजीरियस इम्पैक्टेड टीथ के साथ क्यों होती है? जब दांत निकल रहे होते हैं तो उनके इर्द गिर्द जो है ना ये सिस्ट जो है एक होल सा बना लेती है और अपने इर्द गिर्द जो है पानी एक्युमुलेट कर लेती है। और इम्पैक्टेड दांत क्योंकि पहले ही हड्डी के अंदर होता है, वो भी निकल नहीं रहा होता, तो इसलिए समटाइम ये इम्पैक्टेड दांत के साथ ये नज़र आती है जी। अच्छा, ये ओडोंटोजेनिक क्यों ख़तरनाक होती है? देखिए, जो ओडोंटोजेनिक सिस्ट है ना, ओडोंटोजेनिक वर्ड आपको खुद बता रहा है कि ये बोन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जब कोई सिस्ट ऐसी हो जो कि आपकी बोन को अंदर से खाना स्टार्ट कर दे, बोन को ख़त्म करने लग जाए, तो वो एक ख़तरनाक चीज़ है। तो जब अगर एक पेशेंट ऐसा आता है जिसकी कोई ऐसी सिस्ट होती है, तो हम उसको कोशिश करते हैं एज सून एज़ पॉसिबल इस सिस्ट को निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर इस सिस्ट को आप नहीं निकालेंगे तो ये वक्त के साथ साथ जो है बहुत तेज़ी से ग्रो भी करती है और ये जो है ना बोन को ख़त्म कर देती है, तो फिर जॉ वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से ये ख़तरनाक है। नेसोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट हार्ट शेप्ड क्यों नज़र आती है? देखिए, जब आप ओपीजी कराते हैं ना, तो ये जो हमारे दोनों नेज़ल बोन है ना, ये एक हार्ट की शक्ल देते हैं, तो इस वजह से ये सम टाइम ऐसे लगता है कि ये सिस्ट है, लेकिन ये होता नहीं है। ये एक ओपीजी पे जो है दो बोन्स जो हैं वो सुपर इम्पोज होकर एक पैटर्न दे रही है। अच्छा, ओपीजी पर सिस्ट और ट्यूमर में कैसे फ़र्क है? और जब आपके पास एक आप ओपीजी लेकर आते हैं, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो सिस्ट है ना, वो आपको हमेशा बहुत रेगुलर नज़र आएगा, उसकी एक बाउंड्री नज़र आएगी, बाउंड्री पूरी बाउंड्री उसकी बनी हुई होगी, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्लियर कट उसको नज़र आएगा। लेकिन जो ट्यूमर है वो उसकी बाउंड्रीज रेगुलर नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो बड़ा हो सकता है, वो इरेगुलर हो सकता है, मतलब कि ट्यूमर है ना, कैंसर। यस, ट्यूमर इज ट्यूमर, तो कहीं भी उसकी कोई रेगुलर बाउंड्रीज नहीं होगी, तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा ओपीजी पे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्सुपिलाइजेशन कब प्रेफर की जाती है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, तो आपने एज अ होल पूरी की पूरी जो सिस्ट है, जो ट्यूमर है, आपने उसको पूरा का पूरा रिमूव करना है। जब कभी हमें ऐसे लगे कि कोई सिस्ट ऐसी है जो डेंजरस है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को भी खा रही है और जो आपको डेंजरस हो सकती है फ्यूचर में, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि उस सिस्ट को आसपास थोड़ी बहुत हेल्दी बोन को भी हम एज अ होल पूरा बाहर निकाल देते हैं। इसे मार्सुपिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, सिस्ट रिमूवल के बाद बोन ग्राफ्टिंग कब ज़रूरी होती है? उन केसेस में बोन ग्राफ्टिंग ज़रूरी होती है जिसमें हमने इम्प्लांट्स देने हों,
या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बोनी डिफेक्ट हो कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पेशेंट को यहाँ पर बोन ग्राफ्ट करनी चाहिए, या फिर कोई इतना ज़्यादा लॉस हो गया है कि आपकी फेशियल एसिमेट्री हो गई है, तो उन केसेस में हम बोन ग्राफ्ट को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर जॉ सिस्ट को इग्नोर किया जाए तो क्या होता है? जो सिस्ट देखिए डिफरेंट टाइप की होती हैं, ये नहीं होता कि हर सिस्ट जो है वो ख़तरनाक है, तो उसकी पैथोलॉजी कराना ज़रूरी है। अगर तो कुछ सिस्ट ऐसी हैं जो कि हार्मफुल नहीं हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो उस लिहाज से अर्ली स्टेजेस पे ही हमें इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। या पेशेंट अगर कह रहा है कि बार बार मैं इस चीज़ से जो है मुझे ये सिस्ट रिकरेंट हो रही है, बार बार आ रही है और बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, तो फिर उस केसेस में पैथोलॉजी करा के और हमें हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मज़ीद सिस्ट के बारे में जैसे आपने अभी फरमाया कि हम इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे, तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग, और नाज़रीन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।